गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। अभी तक 20 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 21 और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से 32 से 35 दिन का समय शेष है। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोच के रखना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तराखंड। कहाँ पर स्थापित किया गया है भारत का पहला मॉस गार्डन? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भारत का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है। और इस गार्डन के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है। तो यानी उत्तराखंड में कहाँ पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है ये मॉस गार्डन के बारे में। इस गार्डन को बनाने में लगभग देखिए 1 साल का समय लगा है। ठीक है। अब मॉस की बात की जाए तो मॉस एक तरह की काई होती है। काई देखा होगा आपने, जमी रहती है ना कहीं कहीं पर, ग्रीन ग्रीन कलर की, जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है। इसका औषधि में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, भारत में पाई जाने वाली 2300 मॉस प्रजातियों में से 339 विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में ही पाई जाती है। मॉस जो है गैर संवहनीय पौधा है जो ब्रायोफाइटा डिवीज़न से संबंध रखता है। देखिए, मॉस जो है छोटे फूलों वाले पौधे होते हैं जो आमतौर पर नम तथा छायादार स्थानों में उगते हैं। तो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है ये जो गार्डन बनाया गया, मॉस गार्डन। तो बात अगर उत्तराखंड की करें तो मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत है यहाँ के, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। जोड़े मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 15वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? 15वां G20 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया उस देश का नाम है क्या? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी। तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और सऊदी अरब के सुल्तान का नाम क्या? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल विषय के साथ आयोजित किया गया। ठीक है। रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। समुद्र सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है सिम्बैक्स। किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? एक समुद्री सैन्य अभ्यास है सिम्बैक्स। भारत इंडोनेशिया नहीं है, भारत श्रीलंका भी नहीं है, भारत बांग्लादेश भी नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत और सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 के 27वें संस्करण का आयोजन जो है अभी हाल ही में 23 से 25 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये अंडमान सागर में। भारतीय नौसेना सिम्बैक्स के 2020 के संस्करण की मेजबानी कर रहा है। और वर्ष 1994 से हर साल भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच सिम्बैक्स अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? परस्पर अंतर संचालन को बढ़ावा देना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को साझा करना। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट सा हो जाता है। तो कहाँ पर? अरुणाचल में नहीं, मणिपुर में नहीं, त्रिपुरा में नहीं, असम में किया गया है। तो देखिए, हाल ही में गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। और यह अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। इस आश्रय घर में 368 गायें हैं। तो इस अस्पताल का नाम क्या है? पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल। कहाँ पर? असम के डिब्रूगढ़ में। अस्पताल का नाम है सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल। असम में हो रहा है चूँकि सब कुछ, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। असम के लोक नृत्य जैसे कि बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया और भोरताल नृत्य हो गया और झूमर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मरोद्यान क्या होता है?
क्या होता है मरुद्यान? क्या रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है, या रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानों वाली सतह पाई जाती हैं, या रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र होता है जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, या फिर रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। क्या होता है रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ पर जल जो है सतह पर आ जाता है, वही होता है मरुद्यान। डी है इसका आंसर। तो देखिए, जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ठीक है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल जो है ग्राउंड वाटर सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, कैक्टस वैक्टस यहीं उगता है, किक्कर, कैक्टस, खजूर। जम्मू एवं कश्मीर के पूरब में स्थित है लद्दाख। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। लद्दाख के पूरब में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं पश्चिम में जास्कर, लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत एवं दक्षिण में पीरपंजा, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत, दक्षिण में काराकोरम। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर। कौन सा सही है? इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनमें से केवल एक ही सही है और वो है क्या? डी, क्योंकि जो काराकोरम है लद्दाख के उत्तर में है। अब जहाँ जहाँ उत्तर के अलावा दिखाया गया है उसको एलिमिनेट कर दो तो ज़रा। तो लद्दाख के उत्तर में है काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में है जास्कर पर्वत। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के पूरब में बृहद हिमालय में स्थित है लद्दाख। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश भी है ये एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में है काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में है जास्कर। ये जितना पूरा लिखा है ना, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इसको पूछ लेते हैं कहीं पर भी, याद होना चाहिए। ठीक है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं, बताइए। लद्दाख क्षेत्र से होकर इनमें कौन कौन सी बहती है? जो नहीं बहती है उसको एलिमिनेट करना और आगे बढ़ना। झेलम नहीं बहती है, झेलम, तो डी चला जाएगा, सी भी चला जाएगा। चेनाब भी नहीं है तो बी चला जाएगा। श्योक है और सिंधु है, ए हो गया इसका आंसर। तो लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु तथा श्योक प्रमुख नदियां हैं। श्योक सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड का निर्माण करती हैं। महाखंड मतलब गार्ज का। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गेगरी हिमानी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लद्दाख से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक और प्रश्न आ गया लद्दाख से संबंधित। भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं का तो अनुभव कर पाता है किंतु तेज जलने वाले सूर्यताप का नहीं। यह क्षेत्र कौन सा? लद्दाख। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसको पढ़ के लग रहा है कि कुछ झोल झाला है उसमें? कौन सा? देखिए, कोल्ड डेजर्ट तो है ही है, ये एक शीत मरुस्थल है, लद्दाख के उत्तर में भी अवस्थित है। और इसके उत्तर में क्या है? काराकोरम, दक्षिण में जास्कर। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, सही है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर ही है, सही है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं का भी अनुभव करता है और तेज सूर्यताप का भी अनुभव करता है, गलत है सी वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान यानी शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, यही कारण है इसका। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। ठीक है, जो गए होंगे उनको पता होगा। प्रेरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है प्रेरी? क्या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? क्या शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय? पहले ये क्लियर कर लो कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो दो तो वैसे ही चले जाएंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय एलिमिनेट कर दो। अब कहाँ का शीतोष्ण कटिबंधीय? दक्षिण अफ्रीका का या उत्तरी अमेरिका का? तो नॉर्थ अमेरिका का है, डी है इसका आंसर।
तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को बोलते हैं प्रेरी। ये समतल मंद ढाल या पहाड़ी वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास होती है अधिक। इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान पूछ ले जाते हैं। जैसे ये घास के मैदान से रिलेटेड एक और प्रश्न आ गया, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या हैं? बेल्ड हैं, बेल्ड, सी। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदानों को बेल्ट कहते हैं। बेल्ट 600 से 1100 मतलब 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट घास के मैदान को निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंचित करती हैं? दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट घास के मैदान को कौन सी नदियां सिंचित करती हैं, यानी अफ्रीका में बहती होगी वो? ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां, जायर एवं इसकी सहायक नदियां, मिसिसिपी एवं इसकी सहायक नदियां, सेंट लॉरेंस नदी एवं इसकी सहायक नदियां। तो सेंट लॉरेंस नहीं है, एलिमिनेट कर दो। मिसिसिपी नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। जायरे नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं, जैसे आपको पता चल गया होगा पिछले प्रश्न में, तथा इसके पश्चिम में है कालाहारी डेजर्ट। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को जो है सिंचित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेजन नदी बेसिन से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, मतलब सही है? चार हैं, केवल एक ही सही है। अमेजन नदी बेसिन, मतलब एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है ना, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक है। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है क्या? इस प्रदेश में बिना किसी पूर्व चेतावनी के लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है क्या? यहाँ रात्रि के समय तापमान आर्द्रता के साथ कम हो जाता है क्या? देखिए, ये पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चूँकि एक से अधिक सही हो गए तो उत्तर अपना यहाँ पर ई हो जाएगा, लेकिन डी गलत है। आर्द्रता बनी रहती है, तापमान कम हो जाता है, ठीक है, आर्द्रता उतनी ही बनी रहती है। तो अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। आसपास का मतलब ये है, देखिए सुंदर सी पृथ्वी अपनी बीच से एक रेखा खींचेंगे हम, 0 डिग्री इक्वेटर है ये, तो ऐसा नहीं है आसपास का मतलब ऊपर नॉर्थ में ही होगा, नीचे भी हो सकता है, तो उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्ध में, ठीक है। यहाँ दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है और रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ठीक है। तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट डी, जो आर्द्रता को कम कर रहा हो तापमान को भी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? शंकुधारी वन, हाँ गलत। भूमध्य सागरीय वन नहीं, मानसूनी वन नहीं, वर्षा वन, ए। तो देखिए, वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, ठीक है। ये इतने सघन होते हैं कि इनकी पत्तियाँ और शाखाएं छत सी बना लेती हैं। अब इसके कारण क्या होगा, सूर्य का प्रकाश तो पहुँच नहीं पाएगा ना नीचे, धरातल तक नहीं पहुँचेगा सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ की भूमि जो है प्रकाश रहित रह गई और नम बनी रह गई, ठीक है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? क्या है मलोका? क्या यहाँ पाया जाने वाला कोई विशिष्ट प्रकार का जीव है मलोका, या फिर यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ है मलोका, या फिर यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को कहते हैं मलोका, या फिर यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति है मलोका? देखिए, एक जीव तो है नहीं, यहाँ गलत है ये, खाद्य पदार्थ भी नहीं है। अच्छा, अधिकतर संभावना इन्हीं में से है, सी में से डी में से, बताइए क्या है मलोका? मलोका हैं घर, यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को कहते हैं मलोका। तो देखिए, अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वनों में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत जो होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है। वर्षा वन जो हैं अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं यहाँ पर। देखोगे मलोका, देखिए कुछ इस तरह से ये है मलोका। ये अब तो पर्यटन के लिए भी जो है लुभावना है इस समय।
इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी चलती है, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रेंड बन गया है अब तो, यहाँ पर्यटक आकर भी रुकते हैं, ठीक है। मतलब ये और एडवांस करके बनाए गए हैं मलोका। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन के पाए जाने की संभावना नहीं है? तो डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, सुसु, तो गंगा में तो होगी होगी, ब्रह्मपुत्र में भी है, और किस में, इनमें से किस में नहीं है? चंबल में भी है, कावेरी में नहीं है, ठीक है। डी है इसका आंसर। तो देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन। सूसू की उपस्थिति से पता चलता है कि जल कितना शुद्ध है, ठीक है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। डॉल्फिन की स्थानीय भाषा में सूसू के नाम से प्रसिद्ध गंगा नदी डॉल्फिन जो है, या गंगा डॉल्फिन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अपवाह तंत्र जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश शामिल हैं, इनमें पाई जाती है ये सूसू। क्यों? ये सूसू जैसी आवाज़ करते हुए चलती है पानी में। देखिए, भारत में अगर देखें तो आपको असम में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल राज्यों में मिलेगी। और नदियों की बात करें तो गंगा में मिलेगी, चंबल में मिलेगी, घाघरा में मिलेगी, गंडक में मिलेगी, सोन में मिलेगी, कोसी में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में मिलेगी, ठीक है। लेकिन कावेरी, गोदावरी में नहीं। और इनमें से कौन किसकी सहायक नदी है ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, कुछ करंट अफेयर्स के, और बाकी था इसमें ज्योग्राफी। इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, समय का मैं प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।